चाहे वो पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा है, चाहे वो पार्टनर का है, चाहे आपका स्टूडेंट वीज़ा है या आपका ओपन वर्क वीज़ा का बैलेंस बचा हुआ, चाहे आपका 1 महीना बचा है, स्टिल यू कैन कम टू न्यूजीलैंड 12 अप्रैल के बाद। अगेन आपका भी कोई क्वारंटीन आपने नहीं करनी, होम आइसोलेशन करनी है, तो अपना होम एड्रेस वो प्लीज़ आप अपने साथ में जरूर रखना अगर बॉर्डर पे कोई आपसे पूछेगा, क्योंकि आप न्यूजीलैंड में अगर 2 साल के बाद एंटर कर रहे हैं। न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने क्या अपडेट लेके आए हैं कि जो पूरे मार्च के महीने में आप किसी भी दिन अपनी रेजिडेंस वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करो। ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਕਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ 2021 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਅਜੀਤ ਵੈਬ टीवी ਤੇ ਸਵਾਗਤ है। थैंक यू जी, और सत श्रीकाल टू अजीत वेब टीवी के जितने भी दर्शक हैं न्यूजीलैंड में एंड ओवरसीज़ में, सबको प्यार भरी सत श्रीकाल। जो अपडेट की आपने बात की रेजिडेंस वीज़ा 2021, तो इसका कल ही अपडेट आया है। उसमें ये था कि सबको था कि 1 मार्च को अप्लाई करेंगे, और सबको ये लगा था कि 1 मार्च को अप्लाई करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन जल्दी एलोकेट हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने क्या अपडेट लेके आए हैं कि जो पूरे मार्च के महीने में आप किसी भी दिन अपनी रेजिडेंस वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करो, क्योंकि इनको उम्मीद है कि 1 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन आएंगी। तो जैसे 1st को, 2nd को या 1st वीक को या फर्स्ट 10 डेज में लोड ज़्यादा होगा, तो उन्होंने बताया कि अगर लोड भी हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप रीचेक अगले दिन करना, फिर दोबारा करना। तो एंड ऑफ मार्च तक सब लोग अप्लाई करेंगे। एंड ऑफ मार्च में फिर उसका वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी वो जो फॉर्मूला लेके आए हैं वो ये है कि जिनका जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है उसका जो एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा जिस डेट पे एक्सपायरी होगा, तो जिनके जल्दी एक्सपायरी होंगे उन लोगों के केस ऑफिसर जल्दी अपॉइंट होंगे। ओके, तो ये एप्लीकेशन सबमिट करने के ऊपर अपडेट है। उसके साथ में इन्होंने फिर ये भी बोला है कि जो मेडिकल है उसके साथ मेडिकल आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वैलिड पासपोर्ट आप उसके साथ सबमिट करिए। एंड साथ में जो एप्लीकेशन फ़ी है, जैसे फेज़ 1 वाली थी उसमें एप्लीकेशन फ़ी आपने अपनी जब एप्लीकेशन सबमिट की तब आपने सबमिट नहीं की थी। फेज़ 2 का जो है मेन वो है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे इमिग्रेशन की फ़ीस भी आपको उसी टाइम सबमिट करनी है। ओके, सो ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ। बिल्कुल, जो प्रेशर है वो एकदम डिफ्यूज़ कर दिया है उन्होंने। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਜਿਵੇਂ 1,65,000 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਡ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਖਤਮ होने उनका एलोकेशन होगा केस। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼रूरत नहीं है कि ਆਪਾਂ 1 मार्च ਨੂੰ ही अप्लाई करनी है। तो आप आराम से सोना, ये 1 मार्च को सुबह 10 बजे स्टार्ट होगी एप्लीकेशन। एंड डोंट वरी अगर आप उस टाइम लॉग इन नहीं कर पा रहे हो, सो डोंट वरी, आप 25 मार्च तक आराम से सबमिट करना, क्योंकि इन्होंने मार्च एंड में बोला। अगेन उसकी डेट नहीं, एंड कैन बी 31 मार्च, तो इट मीन्स के 31 मार्च के आसपास ही वो लोग एलोकेशन करेंगे एज पर देयर वीज़ा एक्सपायर। सो ये सारियां एप्लीकेशन है ऑनलाइन ही जानियां ਤੇ ऑनलाइन ही ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਈ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ बेनिफिट जरूर होगा कि उन्होंने फाइलें जो पहला चक्कियां जाएंगी। बिल्कुल, मार्च एंड में या अप्रैल में
उनके केस ऑफिसर अपॉइंट हो जाएंगे एंड क्विकली जो उनके, वैसे तो इन्होंने बोला हुआ कि आपको 1 साल का इंटरम वीजा मिलेगा एंड प्रोसेसिंग टाइम 1 साल का है, लेकिन जैसे कि उनके वीजे अगर पहले खत्म हो रहे हैं मई में, जून में, जुलाई में, तो उनके जो डिसीजंस हैं प्रोबेबली उनका जो वीजा एक्सपायरी उससे पहले हो जाएगा। ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਆਫਿਸਰ? नहीं, इंटरम वीजा उनको मिलेगा जब उनका वीजा खत्म होगा। Okay. उस डेट से पहले, प्रॉब्ली विद इन 2-3 डेज पहले इनके ऑटो सिस्टम होते हैं, Okay. तो उससे पहले उनको इंटरम वीजा इशू हो जाएगा। Okay. तो वो होगा एक्सपायरी डेट से 1 वीक पहले, विद इन फर्स्ट वीक। Okay. अगर किसी को एक्सपायरी डेट तक भी इंटरम वीजा इशू नहीं होता, पैनिक होने की अगेन उसमें भी जरूरत नहीं है। जब आपका वीजा खत्म हो जाता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट इमिग्रेशन एंड देन दे कैन इशू इंटरम वीजा एज वेल। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਮ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਵੀਂ अपडेट दी थी। वो भी एक अपडेट थी अगेन, वही जैसे आपने कहा प्रेशर, क्योंकि जो सेकंड फेज था उसमें 110,000 के आसपास लोग थे। तो उसके अंदर इन्होंने किया था जिन्होंने स्किल्ड माइग्रेशन कैटेगरी के अंडर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया हुआ था, तो उन लोगों को उन्होंने पूरे 1 वीक का टाइम दे दिया कि आप फेज 2 से पहले 21 फरवरी से एवरी डे, बिकॉज अभी करंटली इमिग्रेशन में चल रहा है पुराना सॉफ्टवेयर सिस्टम जो लोड नहीं ले पा रहा था, तो उसमें 1500 एप्लीकेशन एवरी डे अप्लाई हो रही है। हमने भी काफ़ी यूआई जिनके हमने अप्लाई किए थे एवरी डे, आज भी हम शायद 2 एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो एवरी डे वी आर अप्लाइंग एज वेल इन दिस। तो ये चलेगा 1 मार्च तक, 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 1 मार्च तक एवरी डे 1500 एप्लीकेशन सबमिट हो रही है इसमें। ये सिर्फ वही है जिन्होंने पहला EOI अप्लाई की हुई? हाँ जी बिल्कुल, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी थी। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਤੋ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ 1,65,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਈਡੀ ਮਿਲ चुकी है? हाँ जी, 13 फरवरी तक का जो अपडेट इमिग्रेशन ने दिया उसमें 5,600 प्लस एप्लीकेशन से वो अप्रूव हो गई है एंड अराउंड 12,000 उसके अंदर एप्लीकेंट्स हैं जिनको रेजिडेंस मिल चुकी है, लाइक पूरे लोग मिला के, फैमिली मिला के। हाँ जी, तो ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ स्लो है भी ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਤੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12,000 लोगों को एप्लीकेशन मिली है 1,65,000 में से। 1,65,000, तो 1.5 लाख से ऊपर अभी वो लोग हैं जो वेट कर रहे हैं या जिन लोगों ने अप्लाई करा। हाँ, तो ਜੇ ਆਪਾਂ 1,65,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 1,65,000 ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ 4 ਜਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 4ਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 5,000 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 12,000 ਪਲੱਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਿਸਟਮ ਸਲੋ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲ ਜੈਨੂਇਨ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ अपडेट ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? अभी इमिग्रेशन की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। जैसे इमिग्रेशन से जब भी बात करो तो वही कहते हैं कि इट्स मिनिस्टर्स पोर्टफोलियो, तो इमिग्रेशन मिनिस्टर जब भी डिसाइड करेंगे उसके बाद ही अपडेट आएगी हमारे पास। तो अभी उसके ऊपर इमिग्रेशन की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, बट आई थिंक कम्युनिटी जो ओवरसीज स्टक है उनके ऊपर काम कर रही हैं, अपनी पिटिशंस कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, और हम भी आपके टीवी के माध्यम से इमिग्रेशन से, और जब इमिग्रेशन मिनिस्टर से या लेबर पार्टी के मेंबर से जब भी हम मिलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, तो हम उनसे रिक्वेस्ट जरूर करते हैं कि कंसिडर अबाउट दिस, टॉक टू विद इन योर कोकस कि व्हाट वी कैन डू फॉर दिस ओवरसीज स्टक माइग्रेंट्स। तो आई थिंक वर्क इज गोइंग ऑन, लेट्स सी व्हाट गवर्नमेंट विल ब्रिंग द अनाउंसमेंट ऑन दिस। ਸੋ ਹਜੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ नहीं दिख रही? हाँ जी, अभी नहीं है हरमन जी। तो लेकिन बॉर्डर ओपनिंग है जैसे इन्होंने 5 स्टेप्स में किया है, वो एक राहत है अगेन माइग्रेंट कम्युनिटी के लिए।
ਬਾਰਡਰ ਓਪਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਰਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ। ठीक है, अभी जैसे आने वाली डेट है वो है 12 मार्च। तो 13 मार्च से जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंडियन अपने डायस्पोरा वाले लोग हैं, जो न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं या रेजिडेंट वीज़ा होल्डर है या परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा होल्डर है, तो वो लोग न्यूजीलैंड में आ सकते हैं। तो उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ होम आइसोलेशन करनी है। तो जो 13 मार्च से आएंगे उनके लिए बड़ी खबर है, सो दे कैन कम ईजीली। दूसरा जो डेट है वो है 13 अप्रैल, 12 अप्रैल के बाद। उसके अंदर ये है कि ये तो सारे रेजिडेंट और सिटीजन थे, उनके अंदर कोई भी वैलिड वीज़ा होल्डर्स हैं, जो चाहे वो पेरेंट्स का विजिटर वीज़ा है, चाहे वो पार्टनर का है, चाहे आपका स्टूडेंट वीज़ा है या आपका ओपन वर्क वीज़ा का बैलेंस बचा हुआ, चाहे आपका 1 महीना बचा है, स्टिल यू कैन कम टू न्यूजीलैंड 12 अप्रैल के बाद। अगेन आपका भी कोई क्वारंटीन आपने नहीं करनी, होम आइसोलेशन करनी है। तो अपना होम एड्रेस वो प्लीज़ आप अपने साथ में जरूर रखना अगर बॉर्डर पे कोई आपसे पूछेगा, क्योंकि आप न्यूजीलैंड में अगर 2 साल के बाद एंटर कर रहे हैं तो आपके होम कॉन्टैक्ट वगैरह वो जरूर पूछेंगे, क्योंकि आइसोलेशन आप कहाँ करोगे। ठीक। उसके बाद की जो न्यूज़ है वो है जुलाई की। अब जुलाई में 3 तरह के उसमें कैटेगरी हैं। एक तो है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा अगेन दस रिलेटिंग टू एक्रेडिशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स। तो इसमें जो एम्प्लॉयर्स उनकी एक्रेडिशन होगी तो वो ओवरसीज से वर्क वीज़ा होल्डर लेके आ सकते हैं। दस वन चेंज। सेकंड चेंज इज स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स। तो नए जो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन हैं जो प्रोसेस होंगी विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अप्रूवल के साथ, दे कैन कम टू न्यूजीलैंड। एंड थर्ड वन जो उन्होंने अनाउंस किया लेकिन अभी उसकी डिटेल्स नहीं बताई हैं, वो है पार्टनर्स ऑफ टेम्परेरी वीज़ा होल्डर्स इन न्यूजीलैंड, दैट दे कैन ऑल्सो कम टू न्यूजीलैंड। तो ये जुलाई की है। उसके बाद फिर बाकी सब के लिए ना अक्टूबर का टाइम रखा है कि अक्टूबर में तो फिर जैसे बॉर्डर ओपनिंग हो जाएगी एंड ओपनली कोई भी जो जनरल विजिटर वीज़ा वाले होते हैं या जो भी इसमें बच गए लोग जिनके पास वीज़ा नहीं है, दे कैन अप्लाई वीज़ास। ओके। तो ये 5 स्टेप का प्रोसेस है इनका, एंड होपफुली शायद ये अपनी डेट उससे पहले लेके आए तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੋਟਲੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ बुला सकता है। हाँ जी, बॉर्डर की जो सेटिंग्स हैं वो प्री कोविड वाली हो जाएंगी, मतलब कोई भी किसी तरह का वीज़ा अप्लाई कर सकता है एंड न्यूजीलैंड आ सकता है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨੂੰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਵੇਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਟੈਪ ਜਾਂ 5 ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ये होगा तकरीबन 2 साल 8 महीने के आसपास। ओके। हाँ, अगर अक्टूबर तक का लगाओगे तो इतना टाइम निकल जाएगा। तो ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸੀ 2019 ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੋਕ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। करेक्ट हरमन जी, जो ये था कल्चरली अरेंज मैरिज के ऊपर अपडेट है, ये आया था सितंबर 2020 में। ठीक है, 2021 में सितंबर में। तो उसके अंदर क्या था कि जब जैसे होता है यहाँ से जब आप टेम्परेरी वीज़ा पे हो या इवन रेजिडेंट वीज़ा पे या सिटीजन है, जब आप इंडिया जाते हो तो आप 4 या 6 वीक के लिए जाते हो। बिल्कुल। आप उस दौरान आपकी पूरी शादी की तैयारी भी होती है
एंगेजमेंट भी होती है एंड शादी भी होती है, तो आप साथ में प्रॉब्ली 1 या 2-3 वीक ही रह पाते हो। बिल्कुल, ठीक है। और वो न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में जो पुरानी पॉलिसी थी, लिविंग टुगेदर वाज रिक्वायर्ड, लाइक मस्ट था, रहना जरूरी था। तो जो सितंबर में चेंज किया था उसमें लिविंग टुगेदर वाली रिक्वायरमेंट हटा दी थी, बाकी सारा उन्होंने रखा था। तो जो टेम्परेरी वीजाज हैं उनके लिए अब इजी है कि दे कैन अप्लाई एंड डू इट। लेकिन जो आप कह रहे हो कि लिविंग टुगेदर वाला क्वेश्चन मार्क अगर आएगा तो वो सिर्फ रेजिडेंस वीज़ा 2021 का है, जिसके अंदर है कि शादी के बाद आपको 1 साल रहना जरूरी था, अगर रेजिडेंस में आप उसको इंक्लूड कर रहे हो तो ये दोनों सेपरेट मसले हैं। जो टेम्पररी वीज़ा है वो इजी है, जिसका चेंज किया था वो आ सकते हैं ओवरसीज से। हाँ, रेजिडेंस वीज़ा में उनको चैलेंजेस आएंगे बिकॉज दे हैव नॉट लिव्ड टुगेदर फॉर 12 मंथ्स और मोर, तो इसीलिए वो उनको रेजिडेंस वीज़ा में अभी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बार जैसे अब बॉर्डर जैसे अभी है इनका जुलाई के बाद ओपन करेंगे, तब उनके पार्टनर्स न्यूजीलैंड आएंगे, साथ में रहेंगे एंड दे कैन अप्लाई रेजिडेंस वीज़ा लेटर। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ है, करेक्ट, है ना, उनको चैलेंज आएगा, तो उनको कंसर्न आएगा नॉट लिविंग टुगेदर का मोर देन 12 मंथ्स का। तो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਈਲ ਲਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਲਈ ਫਾਈਲ ਲਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ वो फैमिली कैटेगरी में स्टार्ट होगा। दिस इज द रेजिडेंस वीजा 21 सिर्फ एक बार के लिए। ओके, तो जो प्रिंसिपल एप्लीकेंट है या जो मेन एप्लीकेंट है उनकी पीआर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एटलीस्ट ये राहत है कि एटलीस्ट एक पार्टनर की जो न्यूजीलैंड में है, जिन्होंने न्यूजीलैंड की जो इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट किया, कम्युनिटी को सपोर्ट किया ड्यूरिंग पैंडेमिक, और इसी के बिहाफ पे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं वो ये रेजिडेंस वीज़ा ऑप्शंस लेके आए थे, जो कम्युनिटी के लिए एक अच्छी न्यूज़ थी। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਪੀਆਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਡਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ नो नो ऐसा कुछ नहीं है। एज लॉन्ग एज दे आर इन जेन्युइन स्टेबल रिलेशनशिप दे विल बी इन न्यूजीलैंड। पर रिलेशनशिप तो ही होगा ना जो इंडिया जाके रहूगा। नहीं, जैसे आपने शादी का बताया, हाँ, तो अगर वो मैरिज है तो मैरिज का वो है उनके पास सर्टिफिकेट है, मैरिज सर्टिफिकेट, और उस टाइम का है 2-3-4 वीक आप साथ में रहे हो, ठीक है। नाउ ड्यू टू पेंडेमिक, ड्यू टू बॉर्डर क्लोजर, यू आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, उसका रीजन देना है। बाकी अब जब से न्यूजीलैंड आप हो सकता है उनके रेगुलर कांटेक्ट में हो, वीकली डेली, तो वो जो आपके बात करने का कम्युनिकेशन है वो जाएगा। आप न्यूजीलैंड से फाइनेंशियल सपोर्ट आपकी फैमिली को भेज रहे होगे, वो सारा, तो उस तरह के रिलेशनशिप इंडिया में भी जब आपकी शादी हो रखी है, आप अपने इन लॉज के साथ या अपने घर पे जैसे रह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी जाएंगी। तो एविडेंस लिस्ट काफ़ी लंबी है जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो, ये प्रूव करने के लिए न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कि वो जेन्युइन स्टेबल रिलेशनशिप में है। ओके, सो किते ना किते ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚੇਂਜਿਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਐਮਪਲਾਇਰ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਰੀ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਮਪਲਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? हरमन जी, इन दिस सिचुएशन माय क्लियर आंसर कि यस दे कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा 2021, दे क्वालिफाई। Okay. जो आपने डेट बोली वो है 31 मार्च, यस, और ये स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च को। Okay. तो इमिग्रेशन का लॉ है जब आप सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन, उस टाइम यू मस्ट मीट विद द क्राइटेरिया। तो 1 से 31 जैसे आप कह रहे हो, अगर वो 10 या 15 को सबमिट करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर, दैट्स टोटली फाइन। दूसरी बात ये कि आई अंडरस्टैंड कि उनका जो वैलिड वीजा है वो 2-4-6 महीने और बाद तक का होगा। चलो कई का साल का भी होगा, करेक्ट। तो दे नीड टू जस्ट फाइंड ए न्यू एम्प्लॉयर और एसेंशियल स्किल्स वीजा पे वो रहें, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। और वो अपनी जॉब भी दूसरी लाइन में भी चेंज कर सकते हैं।
ओके सो जैसा कोई आईटी वाला है वो बिजनेस में जा सकता है, बिजनेस वाला है वो आईटी में जा सकता है, हॉस्पिटलिटी में जा सकता है, जैसे लेबर शॉर्टेज है यहाँ पे तो कहीं पे भी वो एसेंशियल स्किल्स वीजा, अगर करंटली उनका मिड स्किल वीजा भी है $27, तो ऐसा नहीं है उनको $27 की जॉब ढूंढनी है, वो उससे कम वाला लो स्किल वाला भी ले सकते हैं, 22, 23, 24, $25 पर आवर वाला, उसमें 2 साल का वीजा मिलेगा। तो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਆਫੀਸਰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਜੌਬ ਹੋਵੇ। नहीं, रेजिडेंस वीजा की 2 ही कंडीशन है। जब 29 सितंबर 2021 लास्ट ईयर जब अनाउंसमेंट हुई थी उस दिन दे मस्ट मीट विद द रिक्वायरमेंट, यस, और मार्च में जब वो अप्लाई कर रहे हैं दे मस्ट मीट विद द रिक्वायरमेंट। ओके दैट्स ऑल। तो उसके बाद अगर At the time of announcement, at the time of submission of application, not at the time of decision। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਿਛੋੜਾ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਰਾਜਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ आने वाले दिनों में कोई नवी अपडेट आती है तो वो दिन फिर थोड़े ना गलबात बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको पता हम अजीत आपका वेब टीवी है उस पर अपीयर होते हैं, लास्ट आई थिंक 2 या 3 साल से रेगुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसे ही आगे कोई भी अपडेट आएगा देन हम आपसे दोबारा बात करेंगे। सो थैंक यू हरमन फॉर योर टाइम टुडे। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। सो हुण इस टाइम तुसीं मैनूं हरमन नूं दिओ इजाज़त, होर खबरां लई तुसीं देखदे रहो अजीत वैब टीवी। धन्नवाद, सत श्री अकाल। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।